हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा के जियोग्राफी का पेपर। यह पेपर 5 जनवरी 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित किया गया था और इसके जो 50 सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक वह पहले पार्ट में सॉल्व करवा दिए थे। और अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप क्लिक करके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। और बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो हम इस पार्ट में करने वाले हैं। इसके साथ ही जो एनटीए द्वारा जियोग्राफी के जितने भी पेपर करवाए जा रहे हैं उनकी एक प्लेलिस्ट के रूप में जो सीरीज़ है वो हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है। तो जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके जियो धन धनाधन सीरीज़ है उसको क्लिक करके आप जो बाकी वाले जो पेपर अपलोड किए गए हैं मार्च 2023 में जो दोनों शिफ्ट के पेपर है, साथ ही अक्टूबर 2022 में जो पेपर आयोजित हुआ था वह पेपर है, और साथ ही जो यह पेपर है वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यह हमारी सीरीज़ है वो अब कंटिन्यू चलेगी। और इसमें अभी हम क्या कर रहे थे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक का पार्ट 1 बना रहे थे और 51 से लेके 100 तक का पार्ट 2 बना रहे थे, यानी कि एक पेपर को हम 2 हिस्सों में सॉल्व करवा रहे थे। और अभी जो कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि भी इसको 3 पार्ट में किया जाए, तो आगे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक पार्ट फर्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक सेकंड पार्ट होगा, और 61 से लेके 100 तक थर्ड पार्ट होगा, जिसमें कि आखिरी क्या है कि जो 2 पैसेज होते हैं या फिर एक आध स्टैटिक्स का जो डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है और एक पैसेज होता है। तो इस हिसाब से एक पेपर के हैं वो 3 वीडियो बनाए जाएंगे। और इस जो पेपर के सॉल्यूशन में हम जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनका एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करते हैं। और आपके कोई सुझाव होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें ताकि मैं और भी बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर सकूं। साथ ही इस जो सीरीज़ के अलावा यानी कि जियोग्राफी का जो मेरा डोमेन है उसके अलावा भी मैं कुछ और कंटेंट चैनल पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो तो लगातार कंटिन्यू चलेंगे ही, इसके साथ मैं कुछ और कंटेंट ला रहा हूँ, तो आपको उनको देख के मतलब ऐसा परेशान नहीं होना है कि वो कंटेंट है वो मेरा कुछ और इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आईडी है 306, यानी कि ये जो अपने पेपर में होगा 51वां क्वेश्चन है। तो 51वें क्वेश्चन में पूछा गया है, एक शोधकर्ता परिवार के आकार और आय के बीच के संबंध का अध्ययन करना चाहता है। तो कोई रिसर्चर है वो फैमिली की साइज और इनकम के बीच में रिलेशन देखना चाहता है। वह जनसंख्या को विभिन्न आय वर्गों में बांटता है, तो अलग अलग आय वर्ग में बांटता है और चयनित आय वर्गों से यादृच्छिक नमूना लेता है, और जो आय वर्ग होते हैं उनको चयनित करके नमूना लेता है। तो ये कौन सी तकनीक है? जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग में अगर मान लो कोई हेट्रोजेनियस कैटेगरियाँ है, यानी कि होमोजीनियस नहीं है, यानी कि अलग अलग वर्ग के हैं, जैसे कि यहाँ आय दे रखी है, तो हो सकता है कुछ निम्न वर्ग के हो, कुछ उच्च वर्ग के हो, कुछ मध्यम वर्ग के परिवार हो, यानी कि मध्यम आय वाले, निम्न आय वाले और उच्च आय वाले। तो उनको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करके कुछ उच्च आय वर्ग से सैंपल लेंगे, कुछ निम्न आय वर्ग से, कुछ मध्यम आय वर्ग से। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिए, स्तर बना दिए, स्टेटा बना दिए। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अगर इसका कोई डिटेल वीडियो आपको देखना है तो वो चैनल पे पहले से अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप क्लिक करके सैम्पलिंग का डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि भाई सैम्पलिंग होती क्या है, निदर्शन क्या होता है, तो आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इंडियन ओशियन की जो करंट्स के बारे में पूछा गया है। अब
किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, आप अपने कॉन्सेप्ट लगाएं, पर कुछ कॉमन सेंस भी हमें लगाने होते हैं। जैसे कि इसके जो 5 कथन हैं उसमें से बी और सी कथन, उसमें दे रखा है कि सोमाली धारा हिंद महासागर की उष्ण धारा है, सोमाली धारा हिंद महासागर की शीत धारा है। हमें ये पता है कि ये हिंद महासागर में है। अब हिंद महासागर में है तो ये उष्ण हो सकती है या फिर शीत हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। तो दोनों नहीं हो सकती, इसका मतलब जो ऑप्शन में बी और सी दे रखा है वो तो नहीं हो सकता, एक ज़रूर होगा, या तो बी होगा या सी होगा। तो जो चौथा ऑप्शन है उसमें डी और ई दे रखा है, मतलब बी और सी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें पता है सोमाली धारा हिंद महासागर की है। जो सोमालिया कंट्री है अफ्रीका की, वो आती है पूर्वी अफ्रीका में, तो उसके किनारे हिंद महासागर लगता है। तो इस वजह से जो ऑप्शन 3 और 4 है वो तो होगा ही नहीं, या तो ऑप्शन 1 होगा सही या फिर ऑप्शन 2 होगा। अब हम इस क्वेश्चन को जो ऑप्शंस है इसके देखेंगे तो हम थोड़ा और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला देखते हैं, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के नॉर्थ में समुद्री धाराओं के बनने पर मानसून पवन प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मानसून का प्रभाव पड़ता है। जो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल जो करंट है वो गायब हो जाती है मानसूनी पवनों के प्रभाव में। यही अगर 5वें कथन में देखते हैं, ई वाले में, हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा अगस्त और सितंबर के महीने में अदृश्य हो जाती है। यही बात को ये पुख्ता कर रही है कि अगस्त और सितंबर में मानसून रहता है, तो मानसूनी हवाओं के प्रभाव में ये जो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट है ये गायब हो जाती है। वो बोल रहा है प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो पहला कथन तो गलत है, ए गलत है, जबकि ई सही है। अब बी और सी में से एक सही होना चाहिए और ई सही होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सी और ई सही हो जाता है। फिर भी आगे देख लेते हैं। डी कहता है कि पेरू धारा हिंद महासागर की शीत धारा है, जबकि पेरू की धारा, जिसको हमबोल्ट की धारा कहते हैं, यह प्रशांत महासागर की शीत धारा है। तो डी भी गलत हो गया, यानी कि बी भी गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है। सी और ई सही है। सी यानी कि सोमाली धारा जो हिंद महासागर की है वो शीत धारा है, जो अपवेलिंग के कारण ठंडी होती है। तो राइट आंसर हो गया सी और ई। तो कुछ कॉमन सेंस से भी हम कर सकते हैं, बड़े बड़े कथन देख के हमें घबराना नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जल राशि में न्यून लवणता पाई जाती है? सबसे लोवेस्ट सलाइनिटी है। इनमें से जो 4 वाटर बॉडीज़ दे रखी है, इन वाटर बॉडीज़ में सबसे कम लवणता किस में है, कम सलाइनिटी, सबसे लोवेस्ट सलाइनिटी किस में है? तो बात करें ग्रेट साल्ट लेक की, तो ग्रेट साल्ट लेक की सलाइनिटी होती है 220 पार्ट पर 1000 होती है, यानी 1000 में 220वां हिस्सा होता है, वो सलाइनिटी का होता है ग्रेट साल्ट लेक में। डेड सी में होता है 237.5 ppt या फिर 237.5 ppt। बात करें लेक वान की, तो लेक वान की सलाइनिटी सबसे हाईएस्ट होती है 330 पार्ट पर 1000। वहीं बात करें गल्फ ऑफ काराबुगास की, जो कि कैस्पियन सागर से जो छटी हुई एक बॉडी है, तो वह उसकी जो सलाइनिटी है उसकी है 170 यानी 170 ppt, यानी कि सबसे जो कम सलाइनिटी होगी वो होगी गल्फ ऑफ काराबुगास की। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अपराही पवन से संबंधित नहीं है? अगर अपराही वर्ड को इंग्लिश में देखें तो ड्रेनेज विंड। अब ड्रेनेज जो होता है अफवाह होता है, जैसे हिंदी में ड्रेनेज का, तो अफवाह संबंधित होता है नदियों से। तो नदियाँ कैसे बहती है? नदियाँ बहती है जैसे स्लोप के अकॉर्डिंग बहती है, तो वैसे ही ड्रेनेज विंड्स है वो भी क्या होती है, जो पर्वत वगैरह या ऊंचे जो स्थान होते हैं वहाँ पे जो ज़्यादा घनत्व वाली जो पवन होती है वो नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर खींची चली आती है, यानी स्लोप में चलती है, तो इसलिए इनको ड्रेनेज विंड्स कहते हैं। तो जो बोरा विंड है, बोरा विंड भी ड्रेनेज विंड्स है, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की ओर बैठती है, बोरा में भी नीचे की ओर आती है, जो एड्रियाटिक सी की ओर से आती है। दूसरा है मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल जो ड्रेनेज विंड्स है वो
जो फ्रांस और स्पेन का इलाका है वहाँ से मेडिटेरियन सी की तरफ आती है, तो यह भी ड्रेनेज विंड्स है। तीसरी सांता एना, तो सांता एना है वो भी यूएसए में जो पहाड़ों से नीचे की ओर जो पश्चिमी साइड में चलती है, तो यह भी ड्रेनेज विंड्स है। जबकि रॉस भी है, रॉस भी एक तरह की जो वेस्टर्लीज वगैरह होती है, तो वेस्टर्लीज में जो वेव लाइक फॉर्मेशन होता है या फिर जेट स्ट्रीम में जो वेव लाइक फॉर्मेशन होता है सेकंड स्टेज में, उनको रॉसबी वेव्स कहा जाता है, रॉसबी विंड्स कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया रॉसबी। रॉसबी ड्रेनेज विंड्स नहीं है, बाकी तीनों की तीन है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है कृषि औद्योगिकरण यानी कि एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें हम बात करें तो कि नीड्स लार्ज एग्रीकल्चर फार्म्स, बिल्कुल लार्ज एग्रीकल्चर फार्म चाहिए होते हैं, बड़े बड़े खेत चाहिए होते हैं ताकि कॉमर्शियल रूप से जो है एग्रीकल्चर की जा सके और बड़े प्रोडक्शन को साथ में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ में सिंक्रोनाइज किया जा सके। दूसरा है लो लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारी मशीनरी यूज की जाती है, लेबर बहुत ही कम यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लो लेबर इनपुट होता है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर, प्रति इकाई उत्पादन में कम श्रम बल लगता है। तीसरा है हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स यानी सुयोग्य प्रबंधक है वो इसमें चाहिए होते हैं। चौथा है लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, यह गलत है, इसमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाले जाते हैं ताकि प्रोडक्शन अधिक से अधिक किया जा सके, तो हमारा चौथा है वो गलत होगा। ये बहुत ही सिंपल सवाल था एग्रीकल्चर जियोग्राफी का। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर फोकस्ड ऑन मैन सेंटर्ड जियोग्राफी, निम्नलिखित में से कौन से भूगोलविद मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया है। तो निम्न में से किसने किसने दिया है, तो बात करें डेविस और सैंपल की, तो WM डेविस और सैंपल थे, वो सैंपल जो कुमारी सैंपल थी, मिस सैंपल थी, वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच की थी, तो उन्होंने नेचर को प्रबल माना है, मानव को नहीं माना है। हंटिंगटन की बात करें तो हंटिंगटन ने भी क्या किया है, हंटिंगटन में भी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का सपोर्ट किया है, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म दिया है, तो यह जो दूसरा जोड़ा है वो भी गलत हो गया। ब्लास पॉसिबिलिस्टिक है, मानव पर जोर दिया है पर हंटिंगटन ने नहीं दिया, इसलिए ये जोड़ा गलत हो गया। तीसरा है जेफरसन और हम्बोल्ट, जेफरसन ने मैन सेंट्रिक सपोर्ट किया है पर हम्बोल्ट ने नहीं किया, हम्बोल्ट भी डिटर्मिनिस्टिक स्कूल से, जो जर्मन स्कूल है उसी से संबंधित थे। अब आते हैं ब्लास और रैकलस, ब्लास और रैकलस दोनों फ्रेंच है और दोनों पॉसिबिलिज्म का सपोर्ट करते हैं, तो यह मैन सेंट्रिक है। और ग्यूएल के और जीन ब्रुन्स, ग्यूएल के ने दिया था रियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, और आदर्शवाद ह्यूमनिस्टिक स्कूल के अंतर्गत आता है, तो यह भी सही है। और जीन ब्रुन्स फ्रेंच थे, यह भी सही है। जो डी ऑप्शन दिया गया है, इंग्लिश में रैकलर लिखा है, हिंदी में रेकलस लिखा है, तो ये रेकलस ही है, जो आर है वो उनसे मिस प्रिंटिंग हुआ है, मिस टाइप हुआ है, तो ये टाइपिंग एरर है। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी और ई, ब्लास और रैकलस, और साथ में ग्वेल्के और ब्रुन्स, ये चारों मैन सेंटर्ड जियोग्राफर हुए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन तरंगों के बारे में सही नहीं है, वेव्स के बारे में सही नहीं है। तो वेव्स की बात करें तो पहला कथन कह रहा है वेव की हाइट वेव की ऊर्जा का संकेतक नहीं है, जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतनी ही हाइट ज़्यादा होगी, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, पहला कथन गलत है। अगर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो तरंग भी ऊंची होगी, जैसे कि भूकंप के कारण जो सुनामी आई थी तो उसकी तरंगें बहुत ऊंची थी, उनकी वेव्स बहुत ऊंची थी, हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा थी, तो इस वजह से उनकी हाइट ज़्यादा थी, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन कह रहा है वेव की हाइट तरंग की शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है, इसकी इंग्लिश देखते हैं। वेव की हाइट इज़ कंट्रोल्ड बाय विंड स्ट्रेंथ, किसके द्वारा, विंड की स्ट्रेंथ के द्वारा कंट्रोल होती है, तो बिल्कुल जहाँ पे बहुत ज़्यादा जब हवाएं चलती है
तब वेव की हाइट बढ़ जाती है। जैसे चक्रवाती हवाएं चलती है, तो चक्रवाती हवाएं चलती है तो कोस्टल एरिया में अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई ऊंची लहरें आने वाली है, आप तटीय इलाके से दूर हट जाएं। और कहीं पे अगर टूरिस्ट स्टेशन है तो वहाँ पे जो लोग बीच वगैरह पे जो लोग नहाते वगैरह हैं तो उनको अलर्ट करके दूर कर दिया जाता है कि भाई वेव का अलर्ट है। तीसरा है, मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ओपन वाटर ए वेव ट्रेवल्स ओवर अफेक्ट द वेव हाइट। तो यह कथन भी सत्य है, जितना ओपन वाटर में वेव ट्रेवल करेगी उतना ही जो वेव की हाइट है वो अफेक्ट होगी। और चौथा कथन कह रहा है द डेप्थ ऑफ द सी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेव हाइट। डेप्थ जो सी की है वो भी वेव की हाइट को अफेक्ट करती है कि जो ओपन सी होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो वेव की हाइट होती है वो बहुत कम होती है, और जहाँ पे तट होता है वहाँ पे वेव की हाइट बढ़ जाती है। जैसे जैसे तट की तरफ अप्रोच करते हैं तो नीचे गहराई कम होने के कारण जो सर्कल बन रहा होता है एनर्जी का वो थोड़ा सा ब्रेक होता है और उस वजह से वेव की हाइट है वो बढ़ती जाती है। तो इस हिसाब से केवल और केवल पहला कथन यानी ए कथन गलत है, तो जो हमारा राइट आंसर हो गया केवल ए, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही है। अगला सवाल है इंडियन स्टेट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रॉड लेंथ 2017। तो अभी लेटेस्ट जो रॉड की स्टैटिक्स है वो 2019 के डेटा है, आपको पीआईबी वगैरह पे मिल जाएंगे, उनका जो समरी है वो मिल जाएगा पीआईबी की जो 2022 में जो उन्होंने लॉन्च किया था। तो उसके अनुसार सबसे जो ज़्यादा रॉड की लेंथ है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए, पर ये पहले पे दिया गया नहीं है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो सबसे जो ज़्यादा वाला है वो सबसे आखिर में आना चाहिए, जो महाराष्ट्र है वो सबसे आखिर में आना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है चौथा ऑप्शन सही हो सकता है, पर ये जो आंकड़े हैं वो बहुत पुराने हैं तो इनको याद करने का कोई औचित्य नहीं है। आपको मैं पीआईबी का जो नोटिफिकेशन है 2022 का वो उसका जो कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा, ताकि वो आप क्लिक करके, तो उसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रूरल रोड्स है। तो बाकी वाले जितने भी रोड होते हैं, स्टेट रोड या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड या नेशनल हाईवे, वो रोड रूरल रोड से कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। तो इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इसमें होना चाहिए वो महाराष्ट्र का होना चाहिए। तो ये उन्होंने रॉन्ग दिया था और बच्चों ने कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन इस पर कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि 3 दिन का समय देता है एनटीए, तो आधा दिन तो वैसे ही चला जाता है और फिर 2.5 दिन में जब तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता तब तक वो डिलीट नहीं करते हैं। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है 4 थ्योरियाँ दी गई है और 4 थ्योरियों को देने वाले प्रतिपादक दिए गए हैं, और थ्योरियाँ हैं वो टाइड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो पहली थ्योरी है इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो इक्विलिब्रियम की थ्योरी है वो न्यूटन ने दी थी, और न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी का सिद्धांत भी दिया था, तो उस ग्रेविटी के बेस पे ही इक्विलिब्रियम की थ्योरी दी थी। एक तरफ ग्रेविटी, दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस तरह से इक्विलिब्रियम की बात की थी। दूसरी है डायनेमिक थ्योरी। तो डायनेमिक थ्योरी जो मैथमेटिशियन थे लाप्लास, उन्होंने दी थी। और तीसरी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है वो वेवेल ने दी थी, और चौथी स्टेशनरी वेव थ्योरी है वो हैरिस ने दी थी। इस तरीके से जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अगला सवाल है, अगले सवाल में माल्थस की थ्योरी से सवाल आया है। इसमें पूछा गया जनसंख्या वृद्धि के माल्थस का सिद्धांत उल्लेख करते समय माल्थस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही माना गया, कौन सा कथन नहीं माना गया है, यानी कि गलत कथन है, उसकी पहचान करनी है। पहला तो है फूड सप्लाई में अर्थमेटिक अनुपात में वृद्धि होगी, जबकि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होगी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होगी, वो फूड सप्लाई में होगी, जबकि जनसंख्या है वो जियोमेट्रिकल यानी ज्यामितीय अनुपात में बढ़ेगी। तो यह कथन उन्होंने कहा था। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न की कमी में वृद्धि होगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो
फूड सप्लाई में क्या है, कमी आ जाएगी, और जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। तो मालथूसियन ट्रैप में फंसेंगे तो एक तरह से हमारी जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगी। जो चेक्स की बात की उन्होंने पॉजिटिव और प्रिवेंटिव, उसके हिसाब से मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। तीसरा है प्रौद्योगिकी का विकास होगा जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने टेक्नोलॉजी के कारण जो फूड सप्लाई में वृद्धि होगी इसकी बारे में कोई भी बात उन्होंने नहीं की थी, और यही उनकी थ्योरी की आलोचना है। तो ये तीसरा कथन है वो गलत है। चौथा है लोग कुपोषण का शिकार होंगे जिसकी परिणति उच्च मृत्यु दर में होगी। तो उन्होंने फूड सप्लाई की कमी के कारण क्या होगा, कुपोषण होगा, और उससे क्या है उच्च मृत्यु दर, हाई डेथ रेट हो जाएगी। तो यह भी उन्होंने कहा था। तो तीसरा कथन है वो गलत है। अगला सवाल है रुको और जाओ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है वो ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो गया ग्रिफिथ टेलर। अगला सवाल है, इसमें 4 प्रोपोनेंट है और सामने फिलोसॉफी ऑफ जियोग्राफी है, उनको मैच करना है। तो गिब्सन है, गिब्सन ने रियलिज्म दिया था, यथार्थवाद दिया था। गुएल के ने जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल से थे और उन्होंने क्या दिया था, हमने पहले भी बात की थी इसी पेपर में। तो गुएल के ने दिया था आदर्शवाद, आइडियलिज्म दिया था। और तीसरा है पीट थे, रेडिकल जियोग्राफर थे, तो रेडिकलिज्म से संबंधित हो गए। और राइट और किर्क बिहेवियरलिज्म फिलोसॉफी से संबंधित हो गए। तो हम चारों को आसानी से मैच कर सकते थे। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पेरोक्स द्वारा पूर्व में प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धांत यानी कि ग्रोथ पोल थ्योरी के प्रादेशिक और भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया, यानी रीजनल और जियोग्राफिकल इम्प्लीकेशन जो दिया वो दिया था बोर्डविले ने इसको जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, स्पेशियल आयाम दिया, स्थानिक आयाम दिया इन्होंने। और बोर्डविले ने एक तरह से ग्रोथ पोल को एक ग्रोथ सेंटर थ्योरी में तब्दील कर दिया। तो राइट आंसर हो गया बोर्डविले। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है सेंसस 2011 के डेटा से पूछा गया है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है। तो सबसे जो ज़्यादा साक्षरता दर है इन 4 राज्यों में वो है केरला की। तो हमें क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, घटते हुए क्रम में जमाना है। तो सबसे ज़्यादा जो केरला की जो साक्षरता दर है वो है 94। उसके बाद बात करें तो है हिमाचल प्रदेश की 82.80, और फिर हरियाणा की 75.55 और उड़ीसा की 72.87। इस तरीके से ABCD हमारा सही होगा। घटते हुए क्रम में साक्षरता दर है, ये हम जमा सकते थे। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी अमोंग द फॉलोइंग आर। तो ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी को एडवोकेट करने वाले कौन कौन थे। तो एक तो हैरिस थे और दूसरे थे गुएल के, जो अभी हमें बात ही कर रहे थे, आदर्शवाद देने वाले। ह्यूमनिस्टिक स्कूल की अम्ब्रेला टर्म में जो आदर्शवाद है वो भी उसी में आता है। और ले और सैमुअल्स है वो भी वकालत करते हैं ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी की, मानववाद की वकालत करते हैं, मानवतावाद की। और ब्लास और रेडजेल है ये बहुत पहले थे। तो ब्लास पॉसिबिलिज्म से है और रेडजेल है वो डिटर्मिनिस्टिक है, जर्मन है और जर्मन और फ्रेंच है, ये बहुत पहले थे। जबकि ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी का जो पैराडाइम है वो बहुत बाद में आया था। तो हमारा राइट आंसर हो गया ACE। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस ऑफ वॉर्टिसिटी, भ्रमिलता की प्रक्रियाओं की पहचान करें। तो वॉर्टिसिटी क्या होता है। वॉर्टिसिटी एक तरह से जब पृथ्वी घूमती है किसी भी एंगल से तो उस वजह से वॉर्टिसिटी क्रिएट होती है। तो इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो रोटेशन होता है और दूसरा क्या होता है उसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है। वॉर्टिसिटी भूमध्य रेखा पर 0 होती है और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वॉर्टिसिटी बढ़ती जाती है। और वॉर्टिसिटी के संबंध में अगर कुछ और चीज़ें देखनी हो तो मिल्कानविच साइकिल देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई अर्थ का जो घूर्णन है
अर्थ के जो एंगल का चेंज है वो किस प्रकार क्लाइमेट चेंज में योगदान देता है। मिल्कानविच का साइकिल है वो कई बार पूछा गया है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। तो राइट आंसर हो गया डी और ई, रोटेशन और एंगुलर वेलोसिटी है वही वोर्टिसिटी में काम आती है, इसी से वोर्टिसिटी निकाली जाती है इन दो। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है द प्रेजेंट डे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रीजन्स। निम्नलिखित क्षेत्र समूहों में किस में वर्तमान में बौद्ध धर्म का स्थानिक वितरण संकेंद्रित है। तो जो बौद्ध धर्म है वह है साउथ ईस्ट एशिया में, तिब्बत में, मंगोलिया में और जापान में। तो जो बुद्धिज़्म का जो कंसंट्रेशन किधर है वो आपको देखना है। सभी धर्मों का आपको क्या करना है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, तो रिलीजन की डेटा है उनका मैप देखना है। तो मैप का कंसंट्रेशन देखोगे तो आपको दिखेगा, जैसे हिंदू धर्म है वो दिखेगा नेपाल और इंडिया वगैरह में दिखेगा। इस्लाम धर्म है जो इस्लामिक कंट्रीज है, अरब वर्ल्ड है, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिखेगा। इस तरीके से सारे धर्म के आपको कंसंट्रेशन के मैप देखने, इससे मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा और वैसे सवाल सही हो जाएंगे। जैसे मुस्लिम धर्म देख रहे हो तो शिया और सुन्नी कहाँ कहाँ है ये थोड़ा और देख सकते हो। तो राइट आंसर हो गया हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया, तिब्बत, मंगोलिया और जापान। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है वैल्यू सिस्टम इज कॉमनली हेल्ड सेट ऑफ बिलीफ्स, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल्स दैट यूनाइट मेंबर्स ऑफ कल्चरल ग्रुप। तो जो मूल्य पद्धति होती है, मूल्य पद्धति में हम जो वैल्यू होती है, तो वैल्यू में क्या क्या वैल्यू रखते हैं हम, विश्वास रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। तो इस तरीके का एक ये सेट है वैल्यू सिस्टम, और यह किसी सांस्कृतिक समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है। तो कहीं कहीं पे हर जगह जाओगे तो आपको अलग अलग वैल्यू सिस्टम मिलेंगे। भी कम्युनिटी में जैसे विष्णुई कम्युनिटी है, तो विष्णुई कम्युनिटी विश्वास करती है, उनमें वैल्यू सिस्टम है कि प्रकृति प्रेम, तो इस तरीके का उनमें विश्वास है। तो वो उनको एक सूत्र में बांधता है कि भाई जो उनके नियम हैं, जो 29 नियम हैं, वो उनको उसमें बांधता है, उस कम्युनिटी को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। और भी विश्वास हो सकते हैं, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा है बहुदेववाद। जो बहुदेववाद है, पॉलीथीज्म है, में लोग कई धार्मिक आस्था में विश्वास करते हैं। तो बहुदेववाद में क्या है, अलग अलग तरह के ईश्वर को मानते हैं हम, बहुत सारे ईश्वर को मानते हैं, तो वो होता है बहुदेववाद। तो यह भी सही है। तो दोनों कथन सही है, पर दोनों कथन सही होने का यह अर्थ नहीं है कि भाई जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। इसमें कहीं पे भी कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है कि ये व्याख्या कर रहा है। तो दोनों सही है, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला सवाल है वह ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी से पूछा गया है। तो इसमें कुछ इंडेक्सेस दिए हुए हैं और सामने उनकी परिभाषा या डेफिनेशन दी हुई है। तो पहला जो मेजर है, पहली इंडेक्स है वो दी हुई है नेटवर्क डेंसिटी की, नेटवर्क घनत्व की। तो जो नेटवर्क घनत्व है वो सबसे पहले तो जितने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में जितने किलोमीटर की जो रोड है या लिंक है उनको जोड़ दिया जाता है, और उसके बट्टे में लिख दिया जाता है कितना एरिया है। तो कितना पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी किलोमीटर की रोड है, उससे नेटवर्क डेंसिटी देखी जाती है। तो ए का हो गया सेकंड। दूसरा पाई इंडेक्स है। पाई इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G/D। तो उसमें जो टोटल लेंथ है वो देखी जाती है ग्राफ की, और उसमें भाग दे दिया जाता है डायामीटर का। तो ये हो गया बी का थर्ड। और सी का एटा इंडेक्स। एटा इंडेक्स होती है एवरेज लेंथ पर लिंक। तो एक लिंकेज में कितनी लेंथ होती है वो निकाला जाता है, यानी कि जितनी लेंथ है उसमें जितने भी लिंक है उसका भाग दे दो तो पर लिंक है वो लेंथ आ जाएगी, यानी कि एवरेज लेंथ पर लिंक आ जाएगी। और चौथा है थीटा इंडेक्स। जो थीटा इंडेक्स है वो है एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक पर इंटरसेक्शन। हर इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक कितना है इससे निकाला जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के जो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, एटा, पाई, ये इसके साथ साइक्लोमेट्रिक नंबर, ये सारे जो पैरामीटर है, और इसके साथ साथ जो थ्योरियाँ हैं ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी की वो भी हमें देखनी होती है। जो थ्योरीज है उनके दोनों वीडियो, यानी कि जो उलमैन और हर्स्ट के दोनों वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, और उनको आप चैनल से देख सकते हैं।
तो राइट आंसर हो गया हमारा चौथा। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में गंगा में सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल निम्नलिखित में से किस उद्योग से जनित होता है। अगर हम रनिंग में इसको सवाल को देखेंगे तो प्रदूषण के बारे में सोचेंगे तो हमारा मन में आएगा कि रसायन से होगा, केमिकल से होगा, पर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है वो होता है पल्प एंड पेपर मेकिंग इंडस्ट्री से। लुगदी और कागज उद्योग से सर्वाधिक प्रदूषण होता है गंगा में, और इसकी बहुत सारी रिपोर्ट आप सर्च करोगे, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री एंड गंगा इतना लिखोगे तो बहुत सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो लुगदी और कागज उद्योग होता है, उसमें बहुत सारे पानी का यूटिलाइजेशन होता है और ब्लीचिंग करना पड़ता है, तब जाके ये आपको जो सफ़ेद पेपर मिल रहे हैं ये जाके मिलते हैं। बहुत सारा ब्लीचिंग करना पड़ता है, बहुत सारे केमिकल डालने पड़ते हैं, और फिर कुछ डिस्चार्ज है वो वापस छोड़ा जाता है। एक तो बहुत सारा पानी लिया जाता है और फिर बहुत मात्रा में वापस जो ब्लीच्ड वाटर है वो छोड़ा जाता है, रसायन वाला पानी छोड़ा जाता है। तो गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषण का जो है वो पल्प एंड पेपर से होता है। ये काफ़ी मतलब चौंकाने वाला क्वेश्चन है। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है समुद्र की अधिक गहराई पर पानी अत्यंत धीमी गति से बहता है और समान निम्न तापमान बनाए रखता है। At greater ocean depths, water moves extremely slow and maintain a uniform low temperature। तो जो डेप्थ में जो टेम्परेचर होता है वो ओशियन का वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, और ऊपर की साइड है वो वेरी करता है। पोल पे अलग होगा, इक्वेटर पे अलग होगा, ट्रॉपिकल रीजन में अलग होगा। और यह जो मूव करता है वो एक्सट्रीमली स्लो करता है, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रभाव नहीं होता हवाओं वगैरह का और टेम्परेचर का, और डेंसिटी का भी कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए बहुत ही स्लो मूवमेंट करता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है ओशियनिक सरफेस रिटर्न्स हीट एंड वाटर टू द लोअर एटमॉस्फेयर। और जो भाई समुद्र को जो हीट मिलती है सूर्य से, और वह हीट क्या करती है वापस दे दी जाती है एटमॉस्फेयर को। जैसे कॉन्वेक्शन होता है तो उसके माध्यम से जो एवोपरेशन के माध्यम से जो हीट है वो दे दी जाती है एटमॉस्फेयर को, लोअर एटमॉस्फेयर को दे दी जाती है। तो दोनों सही है, पर जो एक्सप्लेन आर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ए को। तो राइट आंसर हो गया दूसरा, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। अगला सवाल है, इसमें 4 नदियाँ दी हुई है और उनको मैच करना है कि ये नदी किस प्रकार की है। पहली है कोसी। तो कोसी कॉन्सिक्वेंट रिवर नहीं है, कोसी एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि पूर्ववर्ती नदी है। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, तो हमें नॉट करेक्टली पूछा है कौन सा जोड़ा नहीं है। तो पहला ही जोड़ा हमारा वो है करेक्टली मैच नहीं है। तो पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी होती है, जो भाई हिमालय, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है उससे भी पहले बहती थी, जैसे कोसी हुई, सतलज हुई। तो इसमें सतलज है तीसरे नंबर पे, वो एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती नदी है, ये अनुवर्ती नदी नहीं है। दूसरा है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी किस में बहती है, नर्मदा रिफ्ट घाटी में बहती है। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, वो दोनों की दोनों जो है रिफ्ट घाटी में बहती है। तो दूसरा सही है। तीसरा सतलज जो कि पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय ग्रहवृत हिमालय को काट के आती है मानसरोवर के पास से। और चौथा है घग्गर नदी है। घग्गर नदी अंतःप्रवाही नदी है, जिसको इंग्लिश में एंडोरियक रिवर भी कहते हैं। अंतःप्रवाही नदी है जो कि राजस्थान में आके विलुप्त हो जाती है। तो बी सी डी सही है, परंतु ए जोड़ा है वो गलत है। तो ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, इसमें जीआईएस से संबंधित सवाल आया है। तो जीआईएस को जो है वो इंग्लिश वर्जन देखें तो बेहतर होगा। तो इसमें पहला है रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। तो गलत है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज इज इंटीग्रेटेड इन कंसिस्टेंट फॉर्म। हम बहुत सारा जो डेटा लेके आते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं जीआईएस में। ये बिल्कुल सत्य बात है। भले ही हमारे पास कोई टॉपो सीट है या फिर रिमोट सेंसिंग का डेटा है या फिर हम कहीं पे जाके मैनुअली कलेक्ट करके लेके आए हैं कोऑर्डिनेट्स वगैरह फील्ड में जाके, ये सारे के सारे एक साथ
इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं जीआईएस में, तो ये सत्य है। दूसरा है वार टाइप का सिनेरियो विजुलाइज किया जाता है, जैसे कि मान लो कोई जैसे उत्तर प्रदेश है या बिहार है या पश्चिम बंगाल है, तो इसमें देखा जाएगा कि भाई इतनी वर्षा होगी तो बाढ़ कहाँ कहाँ आएगी। वाट इफ, अगर इतनी वर्षा हो तो क्या होगा, तो बाढ़ कहाँ कहाँ आएगी, तो ऐसा हम मॉडलिंग कर सकते हैं जीआईएस में। तीसरा है इन वेक्टर डेटाबेस मैप डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग ए मैट्रिक्स ऑफ ग्रिड सेल, तो ये पिक्सल वैल्यू के माध्यम से या सेल के माध्यम से जो डेटा स्टोर किए जाते हैं वो वेक्टर में नहीं किए जाते, वो राष्ट्र में किए जाते हैं। तीसरा कथन गलत है। और चौथा है एट्रीब्यूट डेटा, लाक्षणिक डेटा है, वो डेस्क्रिप्टिव डेटा है फीचर्स का। तो जो एट्रीब्यूट डेटा है वो हमें क्या करते हैं, डेटा के बारे में जानकारी देते हैं, उनके लक्षणों के बारे में बताते हैं। ये नॉन स्पेशल डेटा होते हैं जो स्पेशल डेटा के लक्षणों के बारे में बताते हैं, तो ये भी सत्य बात है। तो जो हमारा गलत कथन है वो है तीसरा सी वाला, तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स पर्टेन टू नर्मदा रिवर। ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। कोई जो नर्मदा रिवर के पास वाले जो लोग हैं, जैसे कोई मध्य प्रदेश वगैरह के या फिर गुजरात के, वो लोग इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। कभी कभी जब रीजनल जियोग्राफी का सवाल आता है तो जिस स्टेट के लोग करते हैं उनको वो आसानी से पता होता है, और कोई दूर दराज वाले स्टेट में रहता है तो उन्हें नहीं पता होता। तो ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन दिया था। तो नर्मदा रिवर पे जो वाटरफॉल है वो मंदार है, साथ ही साथ दर्दी है और सहस्त्रधारा है। तो सहस्त्रधारा जो वाटरफॉल है वो तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, पर ये जो मंदार है और दर्दी है इनके बारे में जैसे मुझे भी नहीं आइडिया है। तो ये तीन इस पे पड़ते हैं, परंतु जो हिरन है वो शायद छत्तीसगढ़ की साइड पड़ता है, और तवा वाटरफॉल है वो महाराष्ट्र की साइड पड़ता है। ये भी बहुत मतलब गुमनाम से वाटरफॉल है, जो मतलब वहाँ हो सकता है लोकल जगह पे फेमस हो, पर उनका इतना मतलब नेशनल जो प्रचार है वो नहीं हो रखा है। तो राइट आंसर हो गया दूसरा। तो कुछ क्वेश्चन क्या है, पेपर को बैलेंस करने के लिए कठिन डाले जाते हैं ताकि जो कट ऑफ है वो एक तरह से बैलेंस हो जाए। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है प्राइसेज एंड डिमांड ऑफ रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट यानी कि जो ज़मीनों वगैरह के जो प्लॉट वगैरह के जो प्राइस और डिमांड है वो इंक्रीज होती है किधर की साइड, एज डिस्टेंस टुवर्ड सीबीडी रेड्यूसेस। जैसे जैसे हम सीबीडी की तरफ जाते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं, सिटी के कोर एरिया की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, कोई भी प्लॉट है, ज़मीनें हैं, वो सब महंगी होती जाएगी। क्यों महंगी होती जाती है कि दूसरे कथन में देखते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए सिटी हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिटेल स्टोर ऑफिसेज एंड कल्चरल एंड रिक्रिएशन एक्टिविटी। अब वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी, रिटेल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे किराया भी ज़्यादा लगता है और रियल एस्टेट की प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो एक तरीके से जो रीज़न है वो एक को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो भाई वहाँ पे रिटेल एक्टिविटी, बिज़नेस ज़्यादा हो रहा है, तो बिज़नेस ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ की वैल्यू ज़्यादा होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी तो दाम भी ज़्यादा लगेंगे। तो पहला सही है, ए आर दोनों सही, और आर ए का एक्सप्लेनेशन है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है यारडांग है वो किस प्रकार के अपरदन से बनते हैं, किस प्रकार के एरोजन से बनते हैं। तो यारडांग बनते हैं वायु से, यानी कि वातोड, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे एओलियन टाइप के क्रिएशन है। राइट आंसर हो गया 2। अगला सवाल है स्थितिक त्रिकोण यानी कि लोकेशनल ट्रायंगल है, उसका यूज किसने किया था लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो वो किया था 1909 में अल्फ्रेड वेबर ने, जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दी थी, लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी दी थी, उसमें किया था। तो राइट आंसर हो गया 4। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक शब्द तरंग के ग्रत से सुरंग के बीच की दूरी। तो जो ट्रफ से क्रेस्ट की दूरी होती है, क्रेस्ट होता है सबसे ऊपरी शिखर और ट्रफ होता है सबसे निचला, तो इनके दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वेव की हाइट, तरंग की ऊंचाई। तरंग की ऊंचाई से एक सवाल पहले भी था, एक सवाल इसमें और आ गया। तो थोड़े से अनकॉन्वेंशनल सवाल है वो भी इसमें पूछे जाते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी पूछे जाते हैं। जो एक सामान्य प्रश्न पत्र होता है ना, उससे सवाल थोड़े नए भी एनटीए बनाता है थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए। तो आपको जो सिलेबस आप करते हो उस
सिलेबस से भी थोड़ा इधर उधर भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पद्धति का अनेक सहसूचकों को यानी कि इंडिकेटर्स को संयुक्त करते समय यानी कंपोजिट करते समय पक्षपात का पैमाना बायसनेस की जो स्केल है उसको कम करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं द्वारा यानी रिसर्चर द्वारा उपयोग किया जाता है। तो अब कोई भी डेटा होते हैं तो अब डेटा की बायसनेस को कम करने के लिए या उनको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि भाई उनकी जो मीन वैल्यू है उसका भाग दे दो। तो मीन वैल्यू को भाग देंगे तो एक तो क्या है, यूनिट से यूनिट कट जाएगी। जैसे मान लो किलोमीटर है तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यूनिट लेस हो गया। तो यूनिट लेस भी किया जाता है बायसनेस को कम करने के लिए, तो ऐसा कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं बायसनेस को हटाने के। तो ये टॉपिक है थोड़ा नया जोड़ा है जियोग्राफिकल टेक्निक में, तो कभी कभी इनसे भी सवाल पूछते हैं। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है फोटोग्राफ मूलतः एनालॉग रूप से तैयार होते हैं। तो जो फोटोग्राफ होते हैं वो एनालॉग होते हैं, जबकि इमेज होते हैं वो डिजिटल होते हैं। जैसे कैमरा में आप जो ये मोबाइल कैमरा में आप फ़ोटो ले रहे हो, इमेज ले रहे हो, वो है डिजिटल, और जो फोटोग्राफ लिया जाता है वो एनालॉग होता है। दोनों कथन सही है। यह भी जो जियोग्राफिकल टेक्निक है उससे पूछा गया है। एक ये रिमोट सेंसिंग का सवाल है। अगला सवाल है, यह पर्यटन जियोग्राफी से टूरिज्म जियोग्राफी से सवाल पूछा गया। तो इसमें पूछा गया है थॉमस कुक ने 1841 में पहली पैकेज यात्राओं का प्रबंध किया। तो हमें क्या असत्य कथन पहचानने। तो 1841 में थॉमस कुक ने क्या है, एक टूर आयोजित किया था जिसमें यात्रियों को यूके में लेस्टर से लोबेरो लेके गए थे। लेस्टर से लोबेरो वो लेके गए थे। लगभग 11 मील की यात्रा थी। उन्होंने लगभग 400-450 यात्री थे, उनको वो एक लेस्टर से लोबेरो एक साथ लेके गए थे। तो यह सत्य है। दूसरा है पेरिस, रोम और लंदन जैसे बड़े यूरोपीय नगरों के सांस्कृतिक परिदृश्य की विविधता में पर्यटकों व अन्य नागरिकों की बढ़ती दिलचस्पी ने पर्यटन के प्रचार में भूमिका निभाई। अब ये पेरिस, रोम और लंदन बड़े बड़े शहरों में क्या कल्चरल जो लैंडस्केप था विविध तरह का, तो इससे क्या है, मतलब जो दूसरे जो बाहर के लोग हैं उनमें दिलचस्पी जगी कि भाई हम वहाँ जाएं, पेरिस जाएं, लंदन जाएं। हर कोई मतलब जिनको टूरिज्म का शौक़ होता है वो जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो पर्यटन का प्रसार बढ़ा धीरे धीरे। और तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ने पर्यटन को सर्वाधिक शक्ति प्रदान की। अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सैनिकों ने बहुत लंबे समय 1939 से लेकर 1945 तक युद्ध लड़ा। युद्ध के बाद जैसे बहुत सारी आप पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई करने के बाद आपको घूमने का मन होता है। वैसे ही युद्ध हुआ तो कुछ न कुछ उन्हें रिक्रिएशनल चाहिए था, कुछ न कुछ वापस एनर्जी चाहिए थी। तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला कि हाँ घूमने जाएंगे हम वहाँ पे। तो यह भी कथन सत्य है। चौथा डी, इसमें पूछा गया बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में नया युग लाने में जेट विमान असमर्थ रहा। यह बिल्कुल गलत है। जेट विमान है वो एक तरह से क्रांति लेके आया, और जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो हम देखते हैं वो इसी का परिणाम है। और 1970 में बोइंग 747 को अधिक पर्यटन नहीं मिला। बोइंग 747 1970s में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। आज भी जो बोइंग 747 है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वगैरह में बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह के लिए। तो ये डी और ई दोनों गलत है। ए बी सी सही है, तो गलत पूछ रहा है तो डी और ई गलत है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित सवाल पूछा गया है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव यानी ओरिजिन और अवस्थिति की व्यवस्था करने में सहायता नहीं करता, व्याख्या करने में सहायता नहीं करता। हिंदी में ये व्यवस्था लिख दी है। तो डज नॉट हेल्प टू एक्सप्लेन को व्यवस्था लिख दिया, ये नहीं, उनकी व्याख्या करने में सहायता नहीं करता। तो व्याख्या पर्वतंत्र की कर सकता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की भी कर सकता है, भूकंप की भी कर सकता है। और भूकंप और सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये भी ए बी भी सही है, ए भी सही है। समुद्री धारा और जलवायु क्षेत्र, समुद्री धाराओं का कोई लेना देना नहीं है प्लेट टेक्टोनिक से, और जलवायु क्षेत्र से भी, यह गलत है। भूकंप और पर्वतंत्र ये भी सही है, भूकंप भी सही है। तो बाकी सारे कथन सही है सिवाय सी के, यानी कि समुद्री धाराओं का कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी सिंपल सवाल था प्लेट टेक्टोनिक का।
अगले सवाल में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध बताते हैं होता है, मतलब ये बताते हैं। तो जो फ्राइडमैन होते हैं कोर पेरीफेरी मॉडल देते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्थानिक संगठन होता है, उसी हिसाब से नेशनल डेवलपमेंट होता है। तो राइट आंसर हो गया पहला। ये बहुत बार पूछा गया है, 5-6 बार नेट में भी पूछा गया है। अगला सवाल है, इसमें अर्बन टर्म्स दी हुई है और सामने डेफिनेशन दी हुई। तो अर्बनाइज्ड एरिया है, तो अर्बनाइज्ड एरिया होता है कंटिन्यूसली बिल्ट अप लैंडस्केप होता है विद नो पॉलिटिकल बाउंड्री। कोई सिटी की तो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, पर अर्बनाइज्ड एरिया की कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती। जैसे कि एनसीआर है, अब एनसीआर कितना बड़ा, उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, वो दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, ऐसे फैला हुआ है। दूसरा है कॉनरबेसन यानी कि सन नगर। तो सन नगर होता है, सन नगर है वो बहुनगरीय केंद्रों सहित सतत नगरीय निर्मित क्षेत्र होता है। उसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं, सिटी के सेंटर होते हैं, वो एक साथ मिल जाते हैं तब सन नगर बनता है, कॉनरबेसन बनता है। तीसरा है नगरीय प्रभाव जोन या फिर अर्बन इन्फ्लुएंस जोन। तो अर्बन इन्फ्लुएंस जोन है जो नगर के बाहर बहुत अधिक नगरीय प्रभाव वाला क्षेत्र, जहाँ जहाँ नगर का प्रभाव रहता है वो होता है अर्बन इन्फ्लुएंस्ड एरिया, जहाँ पे ज़्यादा प्रभाव रहता है। और डी है प्राइमेट सिटी, प्रमुख नगर लिखा है, प्राइमेट सिटी थोड़ा सा सही वर्ड है। तो प्राइमेट सिटी होती है वो बड़ी सिटी होती है, आसपास की तुलना में थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो डी का थर्ड, वह नगर जिसकी जनसंख्या दूसरे क्रम की नगर की जनसंख्या से बहुत अधिक है, दुगुने से अधिक है। तो लगभग दुगुने से अधिक होनी चाहिए। और अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे बंगाल में कोलकाता, आप बंगाल का नाम लोगे तो बंगाल के आसपास के राज्यों को छोड़ के अगर कोई दूसरे नाम लेते हैं तो बंगाल की दूसरी सिटी का नाम बताओ, तो उनकी ज़बान एकदम चुप हो जाएगी, भाई कोलकाता के बाद और कौन सी सिटी बताएं। और उनसे पूछा जाए भाई दूसरे नंबर की सिटी कौन सी होगी, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो दूसरे नंबर की सिटी आसनसोल है, जो लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा मतलब उनका गैप है। तो एक बड़ी सिटी होती है वो दूसरों को फलने फूलने नहीं देती है, एक तरह से वो प्राइमेट सिटी होती है, वही फलती फूलती है। तो इन चारों को अगर मैच करें तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला सवाल है, इसमें ड्राई मानसून फॉरेस्ट के बारे में जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्राकृतिक विशेषताएं दी गई है, प्राकृतिक लक्षण दिए गए हैं, आर एसोसिएटेड विद ड्राई मानसून। तो कौन कौन से लक्षण हैं? पहला पूछ रहा है, एक वार्षिक वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है, नहीं 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तभी ये जो ड्राई मानसूनी फॉरेस्ट होंगे। दूसरा है वृक्षों की जड़ें छोटी होती है, नहीं वृक्षों की जड़ें बड़ी होती है, ये भी गलत है। तीसरा है पौधों की वृद्धि के लिए पूरे वर्ष पारिस्थितिकीय जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल रहती है, तो पूरे वर्ष अनुकूल नहीं रहती है, सिर्फ मानसून होता है तब बारिश होती है। और चौथा है वृक्षों के बीच कांटेदार झाड़ियाँ और घास स्थल पाए जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश देखें कि थॉर्नी सर्ब्स एंड ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन द ट्रीज। हाँ, तो बिल्कुल घास भी पाई जाती है और कांटेदार झाड़ियाँ भी बीच में पाई जाती है, तो डी सही है। ई आम, महुआ, शीशम, कीकर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, मैंगो, महुआ, शीशम, कीकर जो है यहाँ के प्रोमिनेंट ट्रीज है, तो ये भी सही है। तो डी और ई सही है, बाकी ए बी सी गलत है। राइट आंसर हो गया चौथा, डी और ई। अगला सवाल है, पॉपुलेशन जियोग्राफी से आया है कि जनसंख्या अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें पूछा गया है कि नव माल्थसवादी सिद्धांतों में तर्क दिया गया है कि मानव जनसंख्या में जनन क्षमता आचरण पर प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव होता है। तो माल्थस ने टेक्नोलॉजी का बारे में कुछ नहीं बताया था, पर न्यू माल्थुसियन आए थे, वो बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ेगा, तो यह सही है। दूसरा, थॉमस माल्थस एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री और जनसंख्यिकीविद थे। तो जो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और डेमोग्राफर थे, तो यह भी सही है। तीसरा, जनसंख्या संग्रहण एक विशिष्ट सर्व सामान्य विशेषताओं द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह का उल्लेख करता है। वापस इसको देखते हैं, पॉपुलेशन कोहोर्ट। अब ये जो तीसरा हिंदी लिखा है ना, ये बहुत ही क्लिष्ट और मतलब ऐसा मतलब दोयम दर्जे का अनुवाद किया है कि हिंदी वालों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा।
पॉपुलेशन कोहोर्ट लिखना चाहिए, कोहोर्ट का संग्रहण लिखेंगे तो बिल्कुल गलत है। तो पॉपुलेशन कोहोर्ट, कोहोर्ट उसको कहते हैं जिसमें कोई भी ग्रुप में अगर विशेषताएं ना वो समान हो। जैसे कि मैं कहूँ कि 9वीं क्लास के छात्र, सारे 9वीं क्लास के जो छात्र हैं वो एक तरह का कोहोर्ट हो जाएगा। कोई एक एज ग्रुप है वो एक तरह का कोहोर्ट हो जाएगा। तो पॉपुलेशन कोहोर्ट में एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यूनिफाइड बाय स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप जिसमें कोई स्पेसिफिक कॉमन जो विशेषता है वो जो कॉमन हो। जैसे कि मान लो कि 5 से 10 साल के लड़के, दो बच्चे हैं 5 से 10 साल वाले, तो ये कॉमन हो गया कि 5 से वो 10 साल वाले हैं, तो ये कोहोर्ट हो गया, ये भी सही है। चौथा है क्रूड बर्थ रेट रेफर्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो क्रूड रेट डेथ बर्थ रेट है वो ऐसे नहीं निकाली जाती, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट निकाले तो वो नेचुरल इंक्रीज होता है, प्राकृतिक वृद्धि होती है। क्रूड बर्थ रेट है वो जो प्रति 1000 कितने जो जन्म हुए उस हिसाब से निकाली जाती है, मिड ईयर एस्टीमेट के जो पॉपुलेशन के उसके हिसाब से निकाली जाती है, तो ये गलत है। और ई है पॉपुलेशन पिरामिड आर कंस्ट्रक्टेड टू आइडेंटिफाई नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पिरामिड का जो मेन जो लक्ष्य होता है वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता, वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एज और सेक्स का जो क्या कंपोजिशन है उसको देखने के लिए किए जाते हैं, यानी कि आयु और लिंग का जो क्या स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए किए जाते हैं। तो ए, बी और सी सही है, डी, ई गलत है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए वर्षों को भारत में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लोगों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये भी मतलब एक तरह सा मतलब डमी क्वेश्चन सा डाल दिया है कि भाई कौन से ईयर में, और ईयर भी बहुत पास लिखें। 88 लिखा है, 89 लिखा है, 85 लिखा है, 91 लिखा है, 94 में लिखा है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला है वो ईयर हो गया इसमें 1989, जो कि हो गया हमारा बी। तो अगर 1989 याद है, पर ऐसा याद होना पॉसिबल नहीं है। जब शायद मैंने यह पेपर दिया था शायद उसी में ही टॉप किया था। तो इस तरह के सवाल आपको याद है कि नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का लगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे फैक्ट आप पुराने जो है कोई हाँ बहुत फेमस भूकंप वगैरह है उनके आंकड़े आप देख सकते हो, पर एकदम ईयर कौन से में ज़्यादा की मृत्यु हुई कौन से में कम की हुई वो भी एकदम पास लिख दिए तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो राइट आंसर इसमें है बी, ए, ई, डी, सी, यानी सबसे ज़्यादा है 89 में, फिर ए 88 में, फिर ई 94 में। तो इस तरीके से पास के डेटा से क्या पता चलेगा कि किस साल कितने अफेक्ट हुए। और जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें बाढ़ भी आता है, चक्रवात भी आता है, सूखा भी आता है, तो अब किससे प्रभावित हुए ये पता नहीं चलेगा। अगला सवाल है बेलाइज बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है। तो जो बेलाइज नाम की एक कंट्री है वो है मैक्सिको से सटी हुई है और इधर ग्वाटेमाला से सटी हुई है। तो जो बेलाइज बैरियर रीफ है वो लोकेटेड इन मतलब मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच में। थोड़ा सा होंडुरास आ सकता है, पर बाकी वाले जो देश है जैसे क्यूबा है, क्यूबा दूर हो गया, और जमैका है, जमैका वेस्ट इंडियन कंट्रीज है, वेस्ट इंडीज़ की कंट्रीज है, तो वो भी दूर है। और इधर बहामास है, बहामास भी आइलैंड है, उधर वो भी दूर है। तो मैक्सिको और ग्वाटेमाला है, वहाँ बेलीज बैरियर रीफ है। एक तो ग्रेट बैरियर रीफ पूछी जाती है, ये एक बेलीज ये भी कभी कभी पूछी जाती है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब चौंकाने वाला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ की तो लोकेशन सबको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पास है, पर यहाँ पे जो ये ऐसे सवाल कुछ और बैरियर रीफ लेके आ गए तो वो पता ही नहीं लगेगा कि भाई कहाँ है। अगले सवाल में पूछा गया भूगोल के 17 खंडों में किसके द्वारा लिखा गया है। तो जियोग्राफी जो 17 वॉल्यूम में लिखी थी वो स्ट्राबो ने लिखी थी। जो टॉलमी है, टॉलमी के 8 खंड है। अगला सवाल है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो नेविगेशनल कैनाल है, नौगम्य नहर बनाने की कल्पना किसने की थी। तो जो शिपिंग कैनाल है वो बनाने की जो कल्पना है वो दी थी A.D. टेलर ने, पर हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में जो एक तरह से कहा जाता है कि ये सेतु था और उसी सेतु से जो राम हैं वो लंका गए थे। तो इस तरीके से सेंटीमेंट से हमें मतलब इकोनॉमिक रूप से तो बहुत तरह का नुकसान उठाना पड़ता है,
पर जो इमोशंस और भावनाएं होती है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं की जाती है। अब जो 90 तक क्वेश्चन हो गए हैं, आगे जो 10 क्वेश्चन है वो एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन है और फिर 5 पैसेज के हैं। तो जो पैसेज है वो एक तरीके से जियोग्राफी का था, और डेटा इंटरप्रिटेशन है वो पूछा गया है जो क्लाइमेटोलॉजी के आंकड़े दे रखे हैं और एक तरीके से स्टैटिक से सवाल आया है। तो सीरियल नंबर दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है और नंबर ऑफ स्टेशन दे रखा है। तो सवाल देखते हैं भाई, इस टेबल को देखना है और इस टेबल से देख के हमें पता लगाना है कि कितने प्रतिशत केंद्रों पर तापमान 30 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस अनुलेखन किया गया। 30 से 70 वाले बीच वाले स्टेशन हमें गिनने हैं। तो 30 से 70 वाले हम गिनते हैं, तो 30 से 40 हो गए 4, 40 से 50 हो गए 5, 50 से 60 हो गए 4 और 60 से 70 हो गए 3, यानी 4 + 5 + 4 + 3 यानी कि 16 हो गए। और टोटल स्टेशन कितने हैं, अगर इन सारे टोटल स्टेशन को गिनेंगे तो होंगे 25। तो 16/25 × 100 यानी कि 16 चौके 64, यानी 64% है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड करने वाले स्टेशन है। तो राइट आंसर हो गया चौथा। अगले सवाल में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मीडियन ऑफ द अबोव डेटा। माध्यिका कौन सी इन आंकड़ों की। तो ये हम आंकड़े देखते हैं। तो आंकड़े देखने से हमें पहले तो जो माध्यिका वर्ग है वो ज्ञात करना होगा। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करेंगे, उससे ही ये लगभग सॉल्व हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए अगर 25 है तो 25 क्या है, 25 संख्याएं हैं वो है ऑड, विषम संख्या है, तो उसमें एक जोड़ दो, 25 + 1/2 यानी कि 13वां पद होगा वो हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो 13वां कहाँ आ रहा है, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी कि 40 से 50 वाले जो वर्ग है उसमें हमारा आ रहा है 13वां पद। तो एक तरीके से 40 और 50 के बीच वाला जो है वो हमारा जो माध्यिका होगी। तो इस तरीके से देखें तो 45 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 40 से 50 के बीच में एक ही दे रखा है। फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे फॉर्मूले से, तो जो मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला होगा मीडियन बराबर L + n/2 - CF/F, और उसको ब्रैकेट बंद करके उसको हाइट से गुणा कर लेंगे। तो लोअर लिमिट है वो है 40 इस वर्ग की, और 40 और n/2 हो गया 25/2 और -CF यहाँ तक, इससे पहले वर्ग तक कितनी जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, तो जोड़ेंगे तो पहले आएगी 10 और ये 5, इस वर्ग वाली नहीं गिननी है, बटे फ्रिक्वेंसी इस वर्ग की, तो इस वर्ग की हो गई 5 और गुणा कर देना है हाइट से। तो हाइट इस वर्ग जो वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है 10, तो 10 से गुणा करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 45 डिग्री सेल्सियस। अगले सवाल में जो Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल पूछा है, तो यानी कि जैसे माध्यिका में हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं और बीच की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें 4 भागों में बांट देते हैं, Q1 Q2 और Q3 के द्वारा 4 भाग बना दिए जाते हैं। अब कोई भी चीज़ में 3 बीच में लाइनें खींचेंगे तो 4 हिस्सों में वो बंट जाएगी। तो Q3 कितनी होगी, तो Q3 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L + 3n/4 - CF/F, और उसका गुणा कर देना है H से। तो पहले तो हमें जो लोअर लिमिट हमें निकालनी होगी। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए जो पहले तो 50% वैल्यू ले रहे थे माध्यिका में, अब लेंगे यहाँ 75%। तो 25 की जो 75% वैल्यू होती है वो हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा लगभग 19वीं वैल्यू आएगी। तो 19वीं वैल्यू को पहले तो निकाल लेते हैं। 19वीं वैल्यू कहाँ आ रही है, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 4 19। तो 19वीं वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50 से 60 वाले वर्ग में आ रही है। तो हम सॉल्व करेंगे 50 + 25 × 3/4 - CF हो गया जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इससे पहले वाली कितनी हो गई, इससे पहले वाली होगी 15 और इस वर्ग की कितनी है, इस वर्ग की हो गई 4 इंटू जो हाइट है वो 10 हो गई। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 59.375 डिग्री सेल्सियस। तो मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल वगैरह ये सारे दे रखे हैं।
तो इस तरीके से आपको स्टैटिक्स आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इतने भी कोई कठिन सवाल नहीं है। अगर मीन मीडियन मोड के अगर आपको और ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई आप इनको किस तरीके से सॉल्व करवाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इन पे थोड़ा सा सिंपल वे में वीडियो लेके आऊँगा कि भाई किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं आती है। तो अगला सवाल है कि क्षेत्र का औसत तापमान कितना है। तो क्षेत्र का औसत तापमान इस टेबल को देखें तो इसमें देखो जो डेटा दिए हैं ना वो बहुत ही वैसे दिए हैं, जैसे एक केंद्रों की संख्या देखो 1 2 3 4 5, पहले बढ़े फिर देखो 4 3 2 1, इस तरीके से जो 5 वाला वैल्यू आ रही है ना वहीं पे एवरेज होगा। अब इधर इधर समान वितरण है तो बीच में कहाँ आएगी, मीन कहाँ आएगा, मीन आएगा बीच में। तो 40 से 50 वाला आ रहा है और 40 से 50 के बीच का वैल्यू आएगी 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। बाकी आप इसको कैलकुलेट करें तो सब वर्गों का क्या करेंगे, पहले तो उनकी भाई जो वर्ग का जो रिप्रेजेंटेटिव लिख देंगे, 0 और 10 का हो जाएगा 5, 10 से 20 का हो जाएगा 15, तो उसकी मिड वैल्यू लिख लेंगे। तो मिड वैल्यू लिख के फिर उनको केंद्रों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा fx प्राप्त होगा और सिग्मा fx का फ्रीक्वेंसी से भाग देंगे तो सिग्मा fx इनका जोड़ेंगे तो आएगा 1125 और उसमें 25 स्टेशन का भाग देंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसमें आपका टाइम लगेगा, पर ये थोड़ा सा क्या है मतलब ट्रिक करके ऐसे भी देते हैं कि भाई बच्चे आसानी से जिनको आ रहा है वो सॉल्व कर लें। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ स्टेशन दैट रिकॉर्डेड टेम्परेचर लेस देन 40, 40 से कम वाले जो तापमान रिकॉर्ड करने वाले स्टेशन कितने हैं, तो 40 से कम वाले हम गिने तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 स्टेशन हैं वो 40 से कम वाले हैं, उसके बाद वाले ज़्यादा वाले, तो हमारे 10 स्टेशन हो गए। तो ये गिनती से भी बिल्कुल हो रहे हैं कुछ सवाल तो, और कुछ थोड़े से ऐसे देखने भर से भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये 5 डेटा इंटरप्रिटेशन के हो गए। अब जो आखिर में है वो पैसेज आया था और इस पैसेज में जनरल ऐसे जियोग्राफी को डिस्कस किया गया और फिर जर्मन स्कूल को थोड़ा सा डिस्कस किया गया है और फ्रेंच स्कूल को डिस्कस किया है, नए नए क्या क्या पैराडाइम आए हैं उनको डिस्कस किया गया है। आप इनको पढ़ सकते हैं कि भाई क्या क्या डिस्कस किया गया है। जैसे इंग्लिश वाला आपने देख लिया तो हिंदी वाला भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, और थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जियोग्राफी में भी आपने क्या पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाएगा आपका। तो पहला सवाल देखते हैं, वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता किस विद्वान द्वारा सिद्ध की गई। तो उपयोगिता की बात करें तो ये जो दूसरा जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो दूसरे पैराग्राफ में जो लाइन देख रहे हैं, हम्बोल्ट और रीटर ने वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता सिद्ध की। सीधा सीधा पैसेज आप बहुत सबसे पहले कर दें, नहीं तो लास्ट में हड़बड़ी में गलत करेंगे। इसमें 5 में से 5 सवाल और 2 पैसेज आते हैं, 10 में से 10 सवाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, और फर्स्ट पेपर के भी कर सकते हैं और जियोग्राफी के भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल आता है। तो ये सीधा सॉल्व हो गया। और इंग्लिश में भी देखोगे तो सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें जो सेकंड लाइन है, हम्बोल्ट एंड रीटर डेमोन्स्ट्रेट यूजफुलनेस ऑफ जियोग्राफी एज यूनिवर्सल साइंस, तो ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरे सवाल में इन्होंने पूछा है कि निश्चयवाद और संभावनावाद की अवधारणाओं के विकास किनके एकीकृत अध्ययन का परिणाम था। अब वैसे तो हम जानते हैं डिटर्मिनिज्म जर्मन है और पॉसिबिलिस्टम फ्रांसीसी है, फिर भी आप इसमें देखेंगे तो ये दूसरे पैरा में इसके बारे में आपको मिल जाएगा। तीसरा है, तीसरे सवाल में पूछा गया है कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो सबसे पहले यूनानी इरेटोस्थनीज ने किया था। तो इसका आप देखोगे तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने 3री शताब्दी में किया। अब ये 3री शताब्दी यहाँ तो लिख दिया, और इंग्लिश में देखेंगे तो ग्रीक और स्कॉलर इन द 3rd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी ये BC लिखना था तो इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। फिर भी अपने को तो पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, तो किसने किया था, ग्रीक ने किया था, यूनानी। तो राइट आंसर हो गया यूनानी। और अगले सवाल में पूछा गया है, वर्तमान में भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हुआ कौन प्रमुख विकास है जिसने इसकी दिशा बदल दी। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ने इसकी दिशा बदल दी। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में आप देखोगे जो लाइन लिखी हुई है वो थोड़ी सी इनडायरेक्टली कह रही है कि भाई इसने मात्रात्मक क्रांति के आगमन ने इस विषय का और विस्तार हुआ। तो इस तरीके से जो इसकी दिशा दिखाने वाला है वो है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन।
अगले सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हाल ही में होने वाला कौन सा नया विकास कहलाएगा। तो ये क्षेत्रीय भूगोल है, रीजनल जियोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, डिटर्मिनिज्म है, ये पहले से चले आ रहे थे। पॉजिटिविज्म है वो एकदम हाल ही नया आया है, तो ये भी आपको आसानी से ये पॉजिटिविज्म है मिल जाएगा। सबसे लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ है जैसे आधुनिक विषयों को लाया गया, तो ये वाला सबसे नया है। तो इस तरीके से जो हमारा ये पेपर है वो पूरा होता है। और 5 जनवरी 2022 को सेकेंड शिफ्ट में एक और पेपर आयोजित किया गया था और उस पेपर को भी हम सॉल्व कराएंगे, पर उससे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे जून 2023 के अंदर जो पेपर किया गया था। उसको वैसे लाइव तो हमने करवाया था, पर जो ऑथेंटिक पेपर आने के बाद थोड़ा सा उसके ऑप्शंस वगैरह और उनका एक्सप्लेनेशन हम बेहतर ढंग से और दे पाते हैं। तो आगे की कड़ी में ये किया जाएगा। बीच बीच में कुछ और सब्जेक्ट के भी वीडियो आएंगे। तो मेरा जो मेन कोर एरिया है वो तो जियोग्राफी ही रहेगा, पर उनसे भी मेरे चैनल को प्रमोट होने में थोड़ी मदद मिलेगी, इसलिए मैं वो भी डाल रहा हूँ। तो थैंक यू। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही हमें सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में अपने दें। थैंक यू वेरी मच।